और आपका चैनल फ्री कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैरियर मैनेजमेंट फाउंडेशन। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर मोहम्मद अंजुम कैरियर मैनेजमेंट फाउंडेशन की तरफ से हाजिर है। जैसा कि आपको इल्म है कि ये तालीमी चैनल है जिसका बुनियादी मकसद उन स्टूडेंट्स की हेल्प करना है जो कि आला तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़ की हेल्प फीसिस पे नहीं कर सकते। तो ये चैनल उन स्टूडेंट्स की मदद करेगा ताकि वो भी सोसाइटी का एक किरदार और एक कामयाब कर जिंदगी गुजार सकें। इसके लिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब और इसको दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि ये एक सदका जारिया के तौर पर आपके काम आएगा इंशाअल्लाह। आप आज हमारी क्लास का जो मौजू है वो है बैंक रिकंसिलिएशन। ये बीकॉम पार्ट 1, बीबीए और आईकॉम के एग्जाम में एक सवाल के तौर पे भी आता है। तो लेट्स गो टू आवर क्लास। थिंग्स बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन क्या चीज है? बैंक रिकंसिलिएशन क्यों बनाना पड़ता है? बैंक रिकंसिलिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी वजह क्या है? और बैंक रिकंसिलिएशन में जो डिफरेंसेस आते हैं वो किस वजह से आते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आज के लेक्चर में हम तलाश करेंगे। तो इसके लिए आप हमारी वीडियो आखिर तक देखिएगा। आज की जो हमारी क्लास है बैंक रिकंसिलिएशन के मुताबिक उसमें जो हम पढ़ेंगे, नंबर 1 सबसे पहले हम डिफिनेशन पढ़ेंगे बैंक रिकंसिलिएशन की डिफिनेशन कि व्हाट इज द बैंक रिकंसिलिएशन। नंबर 1 पहला टॉपिक हमारा होगा बैंक रिकंसिलिएशन की डिफिनेशन। देन we will discuss about the cash book and bank statement. What is the cash book and what is the bank statement? Then number 3rd, we will discuss about the nature of the cash book and bank statement. The third one, that will be the nature of cash book and bank statement कि बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक की नेचर क्या होती है। नंबर 4 में हम पढ़ेंगे फीचर ऑफ द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स। इसकी क्या फीचर्स हैं जिसकी वजह से हर कंपनी बैंक रिकंसिलिएशन बनाती है। बैंक रिकंसिलिएशन की फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ हो सकती है। बाज़ कंपनियां वीकली बैंक अकाउंट बनाती हैं, बाज़ फोर्टनाइटली, बाज़ वीकली और ज़्यादातर कंपनियां बैंक रिकंसिलिएशन मंथली बेसिस पर बनाती हैं। वो ये डिपेंड करता है कि आप कंपनी का वॉल्यूम क्या है। जितना बड़ा वॉल्यूम होगा और नेचर ऑफ बिजनेस क्या है तो उसके मुताबिक देखते हुए ये फैसला किया जाता है कि बैंक रिकंसिलिएशन वीकली चाहिए, फोर्टनाइटली चाहिए, मंथली चाहिए या डेली चाहिए। क्योंकि कंपनी को अपना बैलेंस मालूम करने के लिए कि बैंक में क्या बैलेंस है, कितनी पेमेंट्स आई हैं, कितनी करनी है, कितनी हो चुकी हैं, इसके लिए डेली एक स्टेटमेंट तो बनाना ज़रूरी होता है। अब इसके बाद नंबर 5 में हम पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ द बैंक रिकंसिलिएशन, कि इसमें
जरूरी क्यों है? Importance of bank reconciliation. What is why the bank reconciliation is being made by every company? What is the importance of the bank reconciliation? That would be our fifth topic. Then we will see the causes of the bank differences. Number 6, causes or reasons. We will find out what are the reasons and what are the causes of the differences between the bank statement and the cash book. Then after that we will do some examples for your practice, and then we will review the whole topic. So this is the summary of today our class. तो सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन डिफिनेशन. बैंक रिकंसिलिएशन की डिफिनेशन क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन इज द प्रोसेस. बैंक रिकंसिलिएशन इज द प्रोसेस of comparing data and cash book with the corresponding data on the bank statement. Bank reconciliation is the process of comparing the data, cash book and the corresponding data on the bank statement. यानी कि दो बुक्स, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के डेटा को कंपेयर करने के प्रोसेस को बैंक रिकंसिलिएशन कहा जाता है. दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन. द कंपैरिजन ऑफ द टू स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट एंड द कैश बुक इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन. ठीक है, समझ गए? बैंक रिकंसिलिएशन किसे कहते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन इज द प्रोसेस of the comparison the data of bank statement and the cash book. कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के डेटा को कंपेयर करने के प्रोसेस को बैंक रिकंसिलिएशन कहा जाता है. इट इज वेरी क्रूशियल एक्सरसाइज. इट इज वेरी क्रूशियल एक्सरसाइज. It time taking also. It depends on the transaction. It depends on the volume of the business. अगर आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो बैंक रिकंसिलिएशन कैन टेक द टाइम. अदरवाइज इट कैन बी prepared in a 5, 10, 15 minutes and half an hour daily basis. It depends on the business. It depends on the volume. So हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी. बैंक रिकंसिलिएशन की डेफिनेशन हमारे जहन में आ गई. हमने इसको समझ लिया कि बैंक रिकंसिलिएशन क्या है. ये एक प्रोसेस है जो कि कंपेयर करता है बैंक स्टेटमेंट को और कैश बुक को. इन दोनों डेटा को कंपेयर करते हैं. इस प्रोसेस को हम बैंक रिकंसिलिएशन कहते हैं. देन व्हाट इज द कैश बुक एंड व्हाट इज द बैंक स्टेटमेंट. हमने अपनी डेफिनेशन में पढ़ा कि बैंक रिकंसिलिएशन इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द डेटा ऑफ द बैंक स्टेटमेंट एंड द कैश बुक. तो व्हाट इज द कैश बुक एंड व्हाट इज द बैंक स्टेटमेंट? ये क्या चीज है? बैंक स्टेटमेंट क्या चीज है? बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक क्या चीज है? तो कैश बुक क्या चीज होती है? कैश बुक वो बुक है जो कि डिपॉजिट, जिसका अकाउंट होता है वो मेंटेन करता है, कंपनी मेंटेन करती है. कैश बुक कौन मेंटेन करता है? कंपनी मेंटेन करती है. अगर हम इसके डिफरेंसेस को देखें, कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, नंबर 1 मेंटेन बाय कंपनी. कैश बुक को कंपनी मेंटेन करती है.
कैश बुक को कंपनी मेंटेन करती है या जिसका अकाउंट होता है उसको वो मेंटेन करता है। कैश बुक को कौन मेंटेन करता है? जिसका अकाउंट बैंक में खुला हुआ है वो मेंटेन करता है, यानी कि कंपनी मेंटेन करती है। जबकि बैंक स्टेटमेंट इट इज मेंटेन बाय बैंक, इसको जो है बैंक मेंटेन करता है। बैंक स्टेटमेंट को कौन मेंटेन करता है? बैंक स्टेटमेंट को बैंक मेंटेन करता है, लेकिन ये कंपनी का प्रॉपर्टी होती है। कंपनी के अपने कब्जे में ये डॉक्यूमेंट रखता है, अपने पास बैंक स्टेटमेंट मंगाता है। फिर आल्सो इट डिपेंड्स ऑन दी नेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस। बास कंपनियां रोजाना ये बैंक स्टेटमेंट मंगाती हैं, बास कंपनियां फोर्टनाइटली मंगाती हैं और बास कंपनियां मंथली मंगाती हैं। बैंक स्टेटमेंट में पहला फर्क क्या है कि कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय द कंपनी एंड बैंक स्टेटमेंट दैट इज मेंटेन्ड बाय द बैंक, बट इट इज द रिमेन द कंपनीज पोजीशन। ये कंपनी के पास भी होता है, लेकिन हमारी कैश बुक जरूरी नहीं है कि ये बैंक के पास हो। ये बैंक के पास नहीं हो सकती, लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट है वो मेंटेन बैंक करता है, लेकिन वो पोजीशन में कंपनी के या जिसका अकाउंट होता है उसके पास होता है। दूसरा, मनी डिपॉजिटेड इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड द मनी withdrawal will be recorded in the credit side. नंबर 2, अगर मनी डिपॉजिट करेंगे, मनी पैसे डिपॉजिट करेंगे तो ये कैश बुक में डेबिट पे आएगा, और अगर विड्रॉ करेंगे तो ये क्रेडिट में आएगा, लिखा जाएगा। यानी कि बैंक अकाउंट पे कैश बुक के अंदर अगर हम पैसे बैंक के अंदर जमा कराएंगे, डिपॉजिट कराएंगे तो ये डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, और अगर हम विड्रॉ कराएंगे तो ये क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि ये हमारी बुक्स के अंदर, कंपनी की बुक्स के अंदर बैंक अकाउंट यूज होता है एज ए करंट एसेट। बैंक अकाउंट्स एज ए करंट एसेट्स यूज होते हैं। इनकी नेचर जो होती है बैंक अकाउंट्स की करंट एसेट के तौर पर होती है, जबकि बैंक के अंदर ये रिवर्स होता है। बैंक के अंदर ये रिवर्स होता है। डिपॉजिट अगर हम कराएंगे तो बैंक इसको क्रेडिट साइड पे लिखेगा, और अगर मैं विड्रॉ कराऊंगा तो बैंक इसको डेबिट करेगा। इसका मतलब यह हुआ बैंक के अंदर हमारा अकाउंट एज ए लायबिलिटी अकाउंट यूज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक के अंदर मेरा अकाउंट एज ए लायबिलिटी अकाउंट यूज हो रहा होगा, जबकि मेरी कंपनी की बुक्स के अंदर ये एज ए करंट एसेट यूज होगा। नंबर 3, इट्स डेबिट बैलेंस। अगर कंपनी बैंक कैश बुक के अंदर दोनों बैलेंस हो सकते हैं, बैलेंसेस। डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट में मेरे बैलेंस दोनों हो सकते हैं, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर मेरा अकाउंट डेबिट शो कर रहा है, अगर मेरा अकाउंट बैलेंस में डेबिट आ रहा है तो इसका मतलब है ये कैश पड़ा है, मेरे पास
कैश पड़ा हुआ है। और अगर मेरी बुक्स में मेरा अकाउंट क्रेडिट में है तो इसका मतलब है ये ओवरड्राफ्ट अकाउंट है। इसका मतलब है ये ओवरड्राफ्ट अकाउंट है। मैंने अपनी डिपॉजिट से ज़्यादा इस बैंक के अमाउंट को यूज़ किया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे बैलेंस अगर डेबिट में पड़ा हुआ है तो इसका मतलब होगा कि ये ओवरड्राफ्ट अकाउंट है। और अगर क्रेडिट में पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है ये कंपनी का बैंक के पास कैश पड़ा हुआ है। अगर बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि बैंक के पास मेरा एक्सेस कैश पड़ा हुआ है। और अगर वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा होगा बैंक स्टेटमेंट तो इसका मतलब होगा कि ये अकाउंट नेगेटिव में है, ओवरड्राफ्ट है, मैंने अपनी डिपॉजिट से ज़्यादा फंड को बैंक से यूज़ किया हुआ है। तो कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के दरमियान ये 3 फर्क समझ में आ गए होंगे। पहला फर्क ये है कि कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय द कंपनी and bank statement is maintained by the bank, but at the possession of the bank statement could be the property of the depository account, company. The second one is that if the deposit should be written in the debit side, and if we withdraw the money, that will be recorded in the credit side. But in the bank statement, if we deposit the money, the bank will make the credit entry, and if we withdraw the amount, the bank will make the debit entry. If our book shows the debit balance, it means we have the cash. We have the cash in our bank account. But if we have the negative balance, credit balance, it means we are using the overdraft. We are using excess fund which we have deposited into the bank. On the other hand, if our bank statement shows the debit balance, it means we have an overdraft account, and the credit balance shows that the bank has the cash of the company. That is the difference between the cash and bank statement. Now, the next step is the nature of the bank statement and the cash book. What is the nature? As we have already explained, the nature in our cash book, in the in the books, is the current asset, and the bank use the bank account as the liability account. A debit represents an increase. It means that is the current asset. A credit represents an decrease. The balance in the cash book is an asset in the company. The balance of the cash book is shown in the current asset, and in the bank side the balance shows in the liability side, that is used as a liability account. कंपनी अकाउंट, कंपनी में बैंक अकाउंट क्या होता है? करंट एसेट्स। और जबकि बैंक के अंदर कंपनी का अकाउंट करंट लायबिलिटीज होता है। बट अगर ये बैंक अकाउंट कंपनी का नेगेटिव हो जाए, ओवरड्राफ्ट हो जाए, तो ये लायबिलिटी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अकाउंट लायबिलिटी अकाउंट बन जाता है। बैंक अकाउंट, कंपनी का बैंक अकाउंट में अगर कैश पड़ा हुआ है, पॉजिटिव बैलेंस पड़ा हुआ है, तो वो करंट एसेट को शो करेगा। लेकिन अगर हम एक्सेस फंड यूज कर लें और हमारा अकाउंट नेगेटिव में हो, तो वो करंट एसेट से कन्वर्ट होके लायबिलिटी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा ओवरड्राफ्ट अकाउंट करंट लायबिलिटीज में आएगा। इसी तरह
अगर कंपनी का कैश बैंक के पास पड़ा हुआ है तो वो कंपनी को वो एज ए लाइबिलिटी दिखा रहा होगा अपनी बैलेंस शीट में। लेकिन अगर कंपनी एक्सेस फंड यूज कर ले तो इस ओवरड्राफ्ट को फिर बैंक करंट एसेट के तौर पे दिखा रहा होगा। ये अकाउंट फिर करंट एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एज ए रिसीवेबल रिकॉर्ड करेगा। तो नेचर क्या है, अगर कैश बुक्स में पड़ा हुआ है तो वो करंट एसेट होगा, लेकिन अगर कैश बैंक बैलेंस नेगेटिव में है तो ये लायबिलिटी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट में बैंक के पास अगर एक्सेस कैश पड़ा हुआ है तो वो करंट लायबिलिटीज होगा, लेकिन अगर उसके पास नेगेटिव में है तो वो करंट एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नेचर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के दरमियान इन दोनों में ये फर्क है कि अगर बैंक अकाउंट कंपनी में करंट एसेट है तो बैंक में करंट लायबिलिटीज होगा, अगर कंपनी के अंदर करंट लायबिलिटीज है तो बैंक के अंदर करंट एसेट में होगा। अब हमारा फोर्थ जो हमें देखना है, फोर्थ है कि बैंक स्टेटमेंट और क्या चीज होती है और वो किस चीज को जाहिर कर रहा होता है। बैंक स्टेटमेंट जो है लायबिलिटी अकाउंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लायबिलिटी अकाउंट को जाहिर कर रहा होता है। अगर वो नेगेटिव में हो जाता है तो वो करंट एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं हम कि बैंक रिकंसिलेशन के फीचर क्या हैं। बैंक रिकंसिलेशन, एक्यूरेट कैश विजिबिलिटी एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिटेल्स। बैंक रिकंसिलेशन का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्यूरेट कैश विजिबिलिटी, एक्यूरेट कैश विजिबिलिटी। पहला फीचर, पहला पर्पस क्या है कि एक्यूरेट कैश विजिबिलिटी। कंपनी को पता होना चाहिए कि उसके पास बैंक में कितना बैलेंस है। एक्यूरेट, तो एक्यूरेट बैंक बैलेंस मालूम करने के लिए बैंक रिकंसिलेशन बनाया जाता है। बैंक रिकंसिलेशन जब बनाएंगे ये जब भी पता चलेगा कि आपके पास एक्चुअल में बैंक के पास कितना पैसा है। तो एक्यूरेट कैश विजिबिलिटी के लिए हम जो है बैंक रिकंसिलेशन बनाते हैं। इसके अलावा दूसरा मसला, दूसरा पर्पस क्या होता है? दूसरा पर्पस होता है फाइंड आउट द मिसिंग एंट्रीज। दूसरा पर्पस ये होता है कि मिसिंग एंट्रीज हो जाती हैं। बैंक साइड पे भी गलती हो सकती है बैंक स्टेटमेंट में, और कैश बुक में भी गलती हो सकती है। अब वो क्या गलतियां हो सकती हैं और कौन सी एंट्रियां मिसिंग हो सकती है वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इसका पर्पस क्या होता है अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ गलतियां अगर कैश बुक में हो गई हैं, या बैंकर से बैंक स्टेटमेंट में कोई गलतियां हो गई हैं, या कोई एंट्रियां हम करना भूल गए हैं अपनी कैश बुक में, या कोई बैंकर बैंक स्टेटमेंट में अपने एंट्री करना भूल गया है, तो वो मालूम करने के लिए बैंक रिकंसिलेशन बनाया जाता है। बैंक रिकंसिलेशन बनाने की पहली वजह क्या है? कैश विजिबिलिटी, हमें सही मालूम हो कि बैंक में हमारे पास कितने पैसे हैंगे। दूसरा रीजन क्या है? हम दोनों में हमें मालूम हो अगर कोई एंट्री मिस हो गई है या हमसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको हम चेक कर लें। नंबर 3,
तीसरा पर्पस क्या है बैंक रिकंसिलिएशन बनाने का? चेकिंग दी पेमेंट्स एंड रिसीव्ट्स। हमने जो अपने वेंडर्स को या किसी को पेमेंट्स अगर करी हैं तो उसको प्रॉपरली चेक कर ले कि बैंक ने उसको सही पेमेंट कर दी है या नहीं कर दी, या किसी ने अगर हमारे अकाउंट में पैसे जमा कराए हैं या मैंने कोई चेक जमा कराया है तो वो प्रॉपरली बैंक के अंदर क्रेडिट हो गया है या नहीं हुआ है। तो इस चीज़ की वजह से कि हमने जो पेमेंट्स करी हैं वो पेमेंट्स प्रॉपर करेक्टली वेंडर को मिल गई हैं, या मुझे जो पेमेंट्स आई हैं वो बैंक ने प्रॉपर करेक्टली रिकॉर्ड कर ली है या नहीं कर ली है। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए भी हम बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हैं। नंबर 4, डिसीजन मेकिंग। अब जब मेरे पास सही बैलेंस होगा, मैंने उसमें गलतियों को सही कर लिया होगा, मुझे सही अपने कैश की विजिबिलिटी होगी, तो मैं सही तरीके से अपने फैसले कर सकता हूँ। कंपनी डिसीजन मेकिंग अच्छी तरीके से कर सकती है, वो अपने कैश फ्लो को सही तरीके से मेंटेन कर सकती है, प्लानिंग कर सकती है कि मेरे पास इतना कैश अवेलेबल है, फ्यूचर एक्सपेंसेस इतने हैं, फ्यूचर रिसीप्ट्स मेरी इतनी आने वाली हैं, तो मैं कितनी पेमेंट करूं या कितनी रिसीप्ट मंगाऊं, ये कर लूं कि मेरे कैश फ्लो मैनेज रहें और मैं अपनी तमाम पेमेंट्स टाइम पे कर सकूं। तो ये तमाम डिसीजन मेकिंग बैंक रिकंसिलिएशन की बुनियाद पर होती है। इसी तरह 5वां रीज़न क्या होता है? फ्रॉड। अगर किसी ने कोई फ्रॉड भी कर सकता है, आजकल तो हाइकिंग डेटा को हाइक कर लिया जाता है, ख़त्म पकड़ लो, चेक बैठे हुए मुख्तलिफ बैंक डेटा को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ऑनलाइन खुद ब खुद हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो इन तमाम चीज़ों को, फ्रॉड को पकड़ने के लिए भी बैंक रिकंसिलिएशन बनाया जाता है कि अगर किसी ने या कोई गलत एंट्री, कोई गलत चेक इसमें डेबिट हो गया है या कोई फ्रॉड किसी ने कर दिया है, तो अगर हम बैंक रिकंसिलिएशन बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे बैंक स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड हुआ है, कोई डेबिट गलत हो गया है या किसी ने गलत पैसे निकाल लिए हैं। तो फ्रॉड को भी मध्य एक्टिविटी पॉसिबिलिटी को मिनिमाइज करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन बनाया जाता है। इम्प्रूव बुक कीपिंग। छठा पर्पस क्या है कि हम अपनी बुक कीपिंग को इम्प्रूव करें। अगर हमने कोई गलती करी है बैंक की या हमारी कोई एंट्रियाँ मिस हैं तो उसको टाइमली हम करें ताकि हमारी बुक्स टाइमली अपडेटेड रहें और इम्प्रूव रहें, और इसके अंदर कोई गलती या कोई मिस्टेक हुई है तो वो टाइमली सही हो जाए। इसलिए बैंक रिकंसिलिएशन को बनाया जाता है ताकि हमारी बुक कीपिंग भी इम्प्रूव रहे, अपडेटेड रहे और हम वेल इन्फॉर्म्ड रहें। अब क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं कि हम बैंक रिकंसिलिएशन में जो कॉजेज हैं, किस कॉजेज की वजह से दोनों बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक में फ़र्क आ सकते हैं? वो बहुत सारे हो सकते हैं। इन कॉजेज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको हमारी वीडियो आखिर तक देखनी होगी। अब वो कॉजेज क्या हो सकते हैं? कॉजेज टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस नंबर 1, टाइमिंग डिफरेंस। आपने एक चेक बना के दिया एक वेंडर को, लेकिन अभी वेंडर ने जमा नहीं कराया, आपकी बुक्स में वो रिकॉर्ड हो चुका है लेकिन अभी बैंक से क्लियर नहीं हुआ है, तो आपका बैंक बैलेंस और बैंक बैलेंस में फ़र्क आएगा क्योंकि वो चेक आप अपने बैलेंस से कम कर चुके हैं। सपोज अगर आपकी बुक्स में 60,000 रुपये का बैलेंस था, आपने 10,000 रुपये का चेक बना के दे दिया, तो ये आपका बैलेंस 50,000 रुपये का हो जाएगा। लेकिन क्योंकि 10,000 रुपये अभी बैंक में क्लियर नहीं हुए हैं, इसलिए बैंक के बैलेंस में और आपकी बुक्स के बैलेंस में ये 10,000 का डिफरेंस मौजूद रहेगा।
इसी तरह अगर आपने कोई चेक जमा कराया है और वो चेक क्लियरिंग में चला गया है और क्लियरिंग में 3 दिन लगते हैं, तो आपने एक चेक बनाया 60,000 का जमा कराया, 60,000 का आपका पास बैलेंस था, आपने 20,000 का चेक जमा करा दिया, तो आपकी बुक का बैलेंस तो 80,000 हो गया, लेकिन वो 20,000 अभी बैंक के अंदर आई नहीं है। तो इसलिए बैंक के बैलेंस में और आपके बैलेंस में ये 20,000 का डिफरेंस मौजूद रहेगा। तो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से भी आपकी बुक्स और बैंक की बुक्स में फर्क आ सकता है, और ये दोनों साइड पे हो सकता है, पेमेंट की साइड पे भी हो सकता है और रिसीट की साइड पे भी हो सकता है। आपने वेंडर को पेमेंट की, वेंडर ने अभी जमा नहीं कराया, तो बैंक से कम नहीं हुआ बैलेंस, लेकिन आप अपनी बुक से कम कर चुके हो। इसी तरह कोई क्रेडिट आपने चेक जमा कराया है, वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, आप अपनी बुक्स का बैलेंस बढ़ा चुके हो, लेकिन बैंक ने अभी बैलेंस नहीं बढ़ाया है। तो ये डिफरेंस मौजूद रहेगा उस वक्त तक जब तक कि वो ट्रांजैक्शन बैंक में भी कंप्लीट ना हो जाए। बैंक कुछ डेबिट कर देता है, चेकबुक इशू करी, डेबिट कर दिया, एलसी खुलवाई, एलसी के चार्जेस डेबिट कर दिए, पे ऑर्डर बनवाया, पे ऑर्डर चार्जेस डेबिट कर दिए, और मुख्तलिफ कोई आपने लेटर ऑफ गारंटी ली हुई है तो उसका मार्जिन उसने डेबिट कर दिया, आपने कोई लोन लिया हुआ है तो उसका मार्कअप डेबिट कर दिया। तो मुख्तलिफ किस्म के बैंक डेबिट करता रहता है। हो सकता है वो आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। तो एक फर्क ये भी आता है कि बैंक ने कुछ एंट्रियां कर दी हैं, लेकिन वो एंट्रियां आपने रिकॉर्ड नहीं की, तो उस वजह से भी बैंक के बैलेंस में और आपके बैलेंस में फर्क आ सकता है। सपोज अगर बैंक में आप ये का बैलेंस 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है और बैंक ने 10,000 रुपए मार्कअप की मद में डेबिट कर दिए हैं, तो आपका बैलेंस 90,000 हो जाएगा, जबकि 10,000 आपने अभी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए हैं। इस वजह से आपका बैलेंस और बैंक का बैलेंस 10,000 रुपए से मिसमैच हो जाएगा। इसी तरह से गलतियां भी हो सकती हैं। आपने एक चेक बनाया 10,396 रुपए का, आपने एक चेक बनाया 10,396 रुपए का, और बैंक के अंदर जब ये क्लियर होने गया तो बैंक ने गलती से 10,639 रुपए से कर दिया, 10,639 रुपए से कर दिया। तो ये भी बैंक के अंदर फर्क आ जाएगा, क्योंकि आपने चेक बना के दिया, आपने बुक बैलेंस आपने 10,396 रुपए से, जबकि बैंक ने उसको गलती से 10,639 से क्लियर कर दिया। तो ये भी बैंक में फ़र्क आ जाएगा। इसके लिए आपको बैंक में फ़ोन करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी और इसको सही करवाना पड़ेगा। तो इस तरह की एरर आपकी बुक्स में भी हो सकती है कि आपने चेक बनाया 10,639 का और बुक्स में एंट्री कर दी 10,396 की। जब ये चेक क्लियर होगा तो 10,639 से होगा, लेकिन आपने क्योंकि वो चेक गलत रिकॉर्डिंग गलत की हुई है तो इसका फर्क भी आ जाएगा। ये रिकॉर्डिंग फिर आपको अपनी बुक्स में सही करनी पड़ेगी, ये करेक्शन एंट्री पास करनी पड़ेगी। इसके अलावा और क्या फर्क हो सकते हैं? इसके अलावा आपने एक चेक जमा कराया, बैंक वो क्रेडिट करने से भूल गया, आपने चेक कैश जमा कराया, कैश जमा करा दिया बैंक में 10,000 रुपये, और बैंक ने वो एंट्री किसी और अकाउंट में कर दी, गलती से किसी और के अकाउंट में चली गई, तो 10,000 की गलती। अब आप बैंक से फ़ोन पे बात करेंगे और उसको डिपॉजिट स्लिप बताएंगे कि ये मैंने 10,000 रुपये आपको इस तारीख को जमा कराए थे, या आपके बैंक स्टेटमेंट में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो फिर बैंकर चेक करेगा और देखेगा कि किसी और अकाउंट में क्रेडिट कर दिए थे, तो वो फिर एक करेक्शन एंट्री पास करके इसको सही करेगा। तो ये हमारा पूरा बैंक रिकंसिलिएशन का प्रोसेस था, जिसको आज हमने एक्सप्लेन किया और आपने इसको आखिर तक देखा। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। शुक्रिया।